Hello everyone, this is Rakesh here. Welcome to my new video. This is our second video on resonance effect. तो इससे पहले यदि आपने रेजोनेंस इफेक्ट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां पे जाकर उस लिंक पे क्लिक करके फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। नहीं तो ये जो आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करके भी आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आज हम लोग रेजोनेंस पे सेकेंड, हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेजोनेंस होने के लिए कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। रेजोनेंस, यदि किसी सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पे कौन से पैरामीटर मीट करने चाहिए, कौन से क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिस्टम में वही सिस्टम दिया रहेगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें रेजोनेंस होगा या नहीं। हम लोग कुछ कंजुगेट सिस्टम देखेंगे कि उसी सिस्टम में ही रेजोनेंस हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने रेजोनेंस इफेक्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं लास्ट वीडियो के कुछ बेसिक्स डिस्कस करना चाहूंगा। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि रेजोनेंस क्यों होता है। हम लोगों ने रेजोनेंस का वाई का आंसर वहां पे देखा था, वाई रेजोनेंस अकर्ड इन द सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा था वहां पे क्या कि यदि किसी मॉलिक्यूल का एक सिंगल स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज या बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे तो हमें उस मॉलिक्यूल के मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी थी। हमें 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही थी और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेजोनेंस। इसी फिनोमेना को क्या बोल रहे थे, रेजोनेंस। जैसे हमने वहां पे एग्जांपल देखा था ब्यूटा 1,3 डाई इन का, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हम लोगों ने वहां पे देखा था कि ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ इक्वल थे, लेकिन थियोरेटिकली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिस बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है इट शुड बी ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। लेकिन हमारा ये जो थियोरेटिकल रिजल्ट था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा था। तो ये जो गैप हो रहा था, इसी गैप को फिल करने के लिए एक नई थ्योरी आई थी जिसको बोला गया था रेजोनेंस इफेक्ट। तो हम लोग इस मॉलिक्यूल का, जैसे ये अपना एक मॉलिक्यूल है, इसका मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे। जैसे एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक दूसरा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, दैट इज रेजोनेंस। इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर होगा उसको हमने ड्रॉ किया था, ये पाई बॉन्ड हम लोगों ने यहां पर लिया था और ये पाई बॉन्ड यहां पे। तो ये क्या था, CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2। यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो ये क्या है, हम लोग एक स्ट्रक्चर के, एक मॉलिक्यूल के मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे। इसी फिनोमेना को हम लोगों ने बोला था रेजोनेंस। और हमने ये देखा था कि एक्चुअल में ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक्चुअल में इन दोनों का हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। इन दोनों का क्या एग्जिस्ट करता है, हाइब्रिड। तो साइंटिस्ट ने देखा कि इनका जो हाइब्रिड है, दिस इज आवर हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जहां पे इसको उन्होंने सिंगल डॉट डॉट बॉन्ड से दिखाया था। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ना तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है ना ही प्योरली डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ना प्योरली सिंगल बॉन्ड है और ना प्योरली डबल बॉन्ड है। इसीलिए इसको किससे दिखाया गया था, डॉट डॉट से। और ये जो मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है, इसको उन्होंने क्या बोला था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको एक और नाम बोला जाता है, दैट इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या अपना होता है, ये हाइपोथेटिकल होता है। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो रियल में अपना एग्जिस्ट करता है दैट इज आवर रेजोनेंस हाइब्रिड। जो अपना स्ट्रक्चर, जो अपना मॉलिक्यूल होता है, उसको उसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, दिस इज आवर रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड दिस इज आवर रियल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल।
ये अपना मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था रेजोनेंस में कि रेजोनेंस किसे बोलते हैं और रेजोनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। वहां पे हम लोग देखा था हमें 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने थे। किसका किसका? व्हाई, हाउ एंड वेयर। इन 3 क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना था। तो हम लोगों ने व्हाई देख लिया, और हमें क्या कर देखना है, हाउ का आंसर ढूंढना है और वेयर का आंसर पता करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हाउ देखेंगे एंड वेयर का एक पार्ट, एक कंडीशन भी देखेंगे। तो चलिए अपने हाउ का आंसर पता करते हैं। सिस्टम में रेजोनेंस होने के लिए कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए? जो मॉलिक्यूल है यदि उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो कौन से पैरामीटर मीट करने चाहिए, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अपना पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर फर्स्ट कि जो अपने एडजेसेंट एटम होते हैं, जैसे अपना पहला कंडीशन क्या है? ऑल एडजेसेंट सेंटर एटम्स should have pure p orbital, pure p orbital मीन्स कि अपने जो एटम होंगे, जो अपना मॉलिक्यूल होगा, उसमें जो सेंटर एटम होंगे, तो जितने भी एडजेसेंट सेंटर एटम है उनके पास क्या होना चाहिए? प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि ये अपना मॉलिक्यूल है और ये क्या है? एडजेसेंट एटम है, एडजेसेंट सेंटर एटम है। ये क्या है? एडजेसेंट, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये इसका हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल मान लीजिए, और ये क्या है? इसका सेंटर एटम है। क्या है? सेंटर एटम है। तो ये जितने सारे एडजेसेंट, ये क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट है। ये तो जितने सारे एडजेसेंट एटम है इनके पास क्या होना चाहिए? प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। मींस जैसे ये क्या आ गया, इसका ये प्योर पी ऑर्बिटल, इसका ये पी ऑर्बिटल, ऐसे सारे एटम के पास जो अपने सेंटर एटम है, कौन से? अपने जो सेंटर एटम है, इनके सबके पास प्योर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। जिससे ऐसे क्या होगा, ये इससे ओवरलैपिंग कर लेगा, ये इससे ओवरलैपिंग कर लेगा, ये इससे ओवरलैपिंग कर लेगा, और ये इससे ओवरलैपिंग कर लेगा। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब 2 पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे एक पी ऑर्बिटल ये है और एक पी ऑर्बिटल ये है। जब ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे क्या बनता है? हमारा पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब ये फेस टू फेस ओवरलैप करते हैं। जब 2 पी ऑर्बिटल फेस टू फेस, जैसे एक पी ऑर्बिटल ये है, एक पी ऑर्बिटल ये है, जब ये फेस टू फेस ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो क्या इनके बीच बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए, और हम लोगों ने क्या देखा है कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होता है। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होता है। तो उस मॉलिक्यूल में, जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, उसमें जो सेंटर एटम होंगे, जो अपने सेंटर एटम है, जो एडजेसेंट सेंटर एटम है, इनके पास क्या होना चाहिए? प्योर पी ऑर्बिटल होने चाहिए। प्योर पी ऑर्बिटल होने चाहिए। जैसे इसमें क्या होगा? इसमें रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि सारे एडजेसेंट एटम्स के पास क्या है? प्योर पी ऑर्बिटल है। ये हम समझने के लिए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले लिए है, जिसका ये क्या है? सेंटर एटम है। अब एक दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, इसका प्योर पी ऑर्बिटल है। अब आपको बताना है कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो एडजेसेंट एटम है, इनके पास प्योर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बट ये वाला जो एटम है इसके एडजेसेंट भी है, यहाँ पे क्या? प्योर पी ऑर्बिटल मिसिंग है। क्या? प्योर पी ऑर्बिटल मिसिंग है। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पहला कंडीशन है क्या? जितने भी सेंटर एटम होंगे, जितने भी सेंटर एटम होंगे उनके पास क्या होना चाहिए? प्योर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? जो अपना सेकेंड कंडीशन मीट करना चाहिए, ऑल दिस पी ऑर्बिटल्स, ऑल these
p orbitals should be lie in same plane and parallel to each other। क्या होना चाहिए? पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जितने सारे p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये जितने सारे p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये सब क्या एक प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। क्या? एक प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। ये सारे p ऑर्बिटल शुड बी लाई इन द सेम प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर। एक प्लेन में होने चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? देखिए, जैसे ये अपना क्या है, जैसे ये एक प्लेन है, इसमें एक p ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है, एक p ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है। बोर्ड पे समझा देते हैं। जैसे ये दो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यदि एक प्लेन में होंगे तो क्या होगा? इनके बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। क्या होगा? इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। जैसे ये अपना p ऑर्बिटल ये है, एक p ऑर्बिटल ये है, यदि एक प्लेन में होंगे तो क्या होंगे? इनके बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। यदि डिफरेंट प्लेन में होंगे, जैसे मान लीजिए एक प्लेन में ये p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और दूसरे प्लेन में ये प्रेजेंट है, इनके बीच क्या आ रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो जब ओवरलैपिंग नहीं होगा तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि ये सारे p ऑर्बिटल एक प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे इनके बीच क्या हो सके? इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सके। क्या हो सके? इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सके। इसलिए ये सारे p ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है, जो एडजेसेंट एटम पे p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये सब एक प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। और क्या? एक दूसरे के पैरेलल भी होना चाहिए। क्या? पैरेलल होना चाहिए। हमारा ये p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है। अब ये दोनों एक प्लेन में तो है, लेकिन लेट सपोज ये ऐसे है, ये थोड़ा टिल्ट है, इंक्लाइंड है, तो इनके बीच क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा? इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो इनके बीच में पाई बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमारे जो जितने सारे p ऑर्बिटल है, ये सब एक प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो रेजोनेंस होने के लिए दो कंडीशन तो मस्ट सेटिस्फाई होने चाहिए। हमारा पहला कंडीशन क्या है कि जितने भी एडजेसेंट सेंटर एटम है उनके पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए और सभी p ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होने चाहिए एंड पैरेलल टू ईच अदर। अभी हम लोग इसके कुछ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, आप लोगों को ये कंडीशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जो हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, अपना ब्यूटा 1,3 डाइइन। ब्यूटा 1,3 डाइइन। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि इसमें रेजोनेंस होता है। इसमें क्या रेजोनेंस होता है? अब कैसे होता है देखिए, हमारे दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ये अपना क्या है? सेंटर एटम, दिस इज आवर सेंटर एटम। और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब दो p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनते हैं। मीन इनके पास क्या है? ये p ऑर्बिटल है तो और इनके बीच ये ओवरलैपिंग हुआ है, तो अभी ये पाई बॉन्ड बना है। ये अपना क्या है? सिग्मा बॉन्ड। और ये अपना पाई बॉन्ड। ये अपना क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी पाई बॉन्ड है, मीन यहाँ पे भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे और इनके बीच क्या आएगा? ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। अपना पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब दो प्योर p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो अपने पाई बॉन्ड बनते हैं। तो हम लोग, हमारा पहला कंडीशन क्या था कि जितने भी सेंटर एटम है, ये सब क्या है? कार्बन क्या है? सेंटर एटम है, उनके पास प्योर p ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्या है? p ऑर्बिटल है, ये क्या है? दिस इज आवर p ऑर्बिटल। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या था कि ये सब एक प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। ये जो p ऑर्बिटल है क्या है? ये सब एक प्लेन में है। p ऑर्बिटल तीन टाइप के होते हैं, px, py एंड pz। तो ये सब क्या है? मे भी ये हमारा px होगा या py होगा या pz होगा। ये अपने तीन टाइप के p ऑर्बिटल होते हैं।
तो सब क्या है, मान लीजिए हमारा क्या है पी एक्स है, तो दिस इज आवर पी एक्स, दिस इज आवर पी एक्स, दिस इज आवर पी एक्स। सब क्या एक दूसरे के पैरेलल है और एक प्लेन में प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब इसमें रेजोनेंस होता कैसे है कि ये पी ऑर्बिटल है, इसको और बड़ा बना देते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये अपना कार्बन एटम सेंटर एटम है और दिस इज आवर पी ऑर्बिटल। तो इनके बीच में क्या है, यहाँ पी ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। तो जब ये दोनों ओवरलैप करते हो तो अपना पाई बॉन्ड बनता है। ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। तो रेजोनेंस में होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जंप करके यहाँ पे आ जाता है। क्या होता है, जंप करके यहाँ पर आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ था, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अब रेजोनेंस किनके बीच होगा, अब ओवरलैपिंग, पहले यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा था, अब क्या होगा, ओवरलैपिंग यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग यहाँ पे हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फिर ये जंप करके यहाँ पे चला जाएगा। तो रेजोनेंस कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए थे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या करते हैं, जंप करके इस ऑर्बिटल में आ जाते हैं जो उसके एडजेसेंट एटम पे जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तब क्या होगा, इनके बीच ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच ओवरलैपिंग होगी। इसीलिए बोला गया था क्या, इसीलिए कंडीशन क्या था कि हमारे सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए और एक प्लेन में होना चाहिए। क्योंकि अब इन दो ऑर्बिटल के बीच में क्या कराना है, ओवरलैपिंग कराना है। इन दो ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग कराना है। तो जब ये एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे तभी इनके बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी। तो इसलिए पहला हमारा सेकंड कंडीशन क्या था कि सारे पी ऑर्बिटल एक प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आएगा तो इनके बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, अब यहाँ से जो यहाँ पे पाई बॉन्ड था वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव कर गया तो क्या हुआ, CH2 सिर्फ यहाँ क्या बचा, सिग्मा बॉन्ड CH, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट था, अब एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और हो गया तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया CH। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था ये इस एटम के ऊपर आ गया तो क्या हो गया CH2 माइनस, यहाँ से पाई डेंसिटी मूव कर गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये हमारा क्या होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ऐसे में ड्रॉ किया। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बगल वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाती है और फिर इनके बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड बना लेता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ जाती है। इसको हमने क्यों मूव कराया, हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, जैसे इसको क्या हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन होता क्या है कि एक पाई बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से प्रेजेंट है और हमने एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे ला दी तो क्या होगा, इनके बीच रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसीलिए हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अपना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस एटम के ऊपर अगर एकमुलेट हो जाती है तो ये अपना एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हम लोग एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। जो अपना सेकेंड एग्जांपल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज आवर सेकेंड एग्जांपल। अब हमें बताना है कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो अपना ये तीन सेंटर एटम है, एक सेंटर एटम ये है, एक ये है और एक ये है। तो इनके बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस यहाँ पे पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ये अपना इलेक्ट्रॉन साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अपने तीन ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, पी ऑर्बिटल, एक अपना px, एक अपना py एंड एक अपना pz। इसको आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। और ये तीनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लेट सपोज हमारा यहाँ पे जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो क्या है, px, क्या है px। लेट सपोज हमारा यहाँ पे क्या है, px ऑर्बिटल ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं।
तो ये तो इससे इसका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। हम लोग दूसरे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस कार्बन का एक पीएक्स तो इसके साथ है, इसका कौन सा बच गया, पी वाई एंड पी जेड। कौन सा बच गया, पी वाई एंड पी जेड। तो मान लीजिए इसका कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, पी वाई ऑर्बिटल। कौन सा, पी वाई ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। तो अपना पहला कंडीशन क्या था, सभी एडजेसेंट एटम के पास प्योर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। ये पी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, पी एक्स, यहाँ पे भी पी एक्स एंड पी वाई एंड दिस इज पी वाई। तो अपना पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई किया। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या था कि ये सारे पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये पी एक्स है, ये अपना ऑर्बिटल पी एक्स है, और कौन सा ऑर्बिटल है, पी वाई। ये अपना पी एक्स हो गया, ये पी वाई। तो इनके बीच क्या, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, मीन्स इनके बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इनके बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, मीन्स हमारा यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है, एडजेसेंट ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। क्या, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। और इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस क्यों होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सभी एडजेसेंट एटम के पास पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और सारे पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो आज हम लोगों ने देखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दो कंडीशन किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने के लिए कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। पहला क्या था, ईच एडजेसेंट एटम, जो एडजेसेंट सेंटर एटम था उनके पास प्योर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। और ये सारे पी ऑर्बिटल्स एक प्लेन में और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो उसको हम लोग एनालाइज करके बता सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ने जा रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने रेजोनेंस से 3 क्वेश्चन पूछे थे कि वाई रेजोनेंस क्यों होता है, हाउ रेजोनेंस कैसे होता है, और वेयर रेजोनेंस कहाँ पे होता है। तो अपने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वाई का आंसर ढूंढ लिया था कि रेजोनेंस क्यों होता है। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस कैसे होता है। ये जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ये जंप करता है और दूसरे पी ऑर्बिटल में शिफ्ट होता है। तो हमें 2 आंसर पता चल गए, वाई एंड हाउ। अब हम लोग अपना थर्ड आंसर पता करने की कोशिश करेंगे, जो अपना तीसरा क्वेश्चन था, वेयर रेजोनेंस कहाँ होता है, रेजोनेंस कहाँ होता है। तो हम लोग कुछ कंडीशन देखेंगे कि यदि वो कंडीशन हमारे ये कंडीशन तो डिफरेंट है कि ये कंडीशन किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं। आप लोग इस कंडीशन से भी पता कर सकते हो कि रेजोनेंस वहां पे हो, उस मॉलिक्यूल में होगा या नहीं। लेकिन क्या आप लोग हमेशा ये पी ऑर्बिटल बनाकर चेक करने जाएंगे कि उसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, ऐसा तो करेंगे नहीं। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया तो क्या हमें क्वेश्चन बहुत 30 सेकंड में 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। जब बड़े मॉलिक्यूल दे देंगे तो आप लोग ऐसे पी ऑर्बिटल बनाकर वहां पे चेक नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ शॉर्टकट देखेंगे, कुछ सिस्टम देखेंगे कि किस सिस्टम में ऐसा क्या पैरामीटर है कि हम लोग उसको देख कर ही बता सकते हैं कि उसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग इस वेयर का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, ये हम लोग देखकर उसको कैसे पहचाने। मीन्स किस कंडीशन में जो हमारा सिस्टम है, किस सिस्टम में अपना रेजोनेंस ऑकर्ड होगा। मीन्स जो अपना मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसको हम लोग देखकर कैसे पहचान सकते हैं एक ही नजर में कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जो हमारा मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसमें सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजुगेट सिस्टम। अपना मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, कंजुगेट सिस्टम में होना चाहिए। अब इस कंजुगेट सिस्टम का मतलब क्या है, कंजुगेट का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, अल्टरनेट। यदि आप लोग कंजुगेट का इंग्लिश वर्ड में मतलब ढूंढने जाएंगे, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट। मीन्स उस मॉलिक्यूल में कुछ अल्टरनेट होना चाहिए, कुछ अल्टरनेट प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट सिस्टम बोलेंगे। वो अल्टरनेट कंडीशन क्या है, वो सिस्टम क्या है कि यदि इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यदि इस मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मींस उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। अपना एक ये हो गया। सेकंड, डबल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यदि इस मॉलिक्यूल में ऐसे है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो भी उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। थर्ड कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। यदि इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, तब भी उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। फोर्थ कंडीशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज। क्या? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, एंड लास्ट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल। मीन्स ये अपना क्या है? कंजुगेट सिस्टम। यहाँ पे देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो ये क्या है? अपना कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट मीन्स अल्टरनेट। यहाँ पे अल्टरनेट क्या है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। क्या? अल्टरनेट हो रहा है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्टरनेट, एक छोड़ के। डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के, फिर लोन पेयर। डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के, फिर प्लस चार्ज। डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के, फिर माइनस चार्ज। डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के, फ्री रेडिकल। तो अपना क्या है? कंजुगेट सिस्टम। क्या है? कंजुगेट सिस्टम। तो यदि मॉलिक्यूल में इन सारे सिस्टम में अपने क्या है? ये सारे सिस्टम में कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है, या तो ये है या तो ये है, मीन्स यदि मॉलिक्यूल में कोई भी सिस्टम प्रेजेंट होगा तो उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। क्या होगा? उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। अब हम लोग एक एक करके हर सिस्टम को देखेंगे कि उसमें रेजोनेंस कैसे होगा। हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें रेजोनेंस कहाँ हो सकता है, और फिर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। हम लोग जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग हर एक सिस्टम को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें ये सब कुछ तो समझ में आ जाता है ये सारे। लेकिन ये जो कंडीशन है कि पाई बॉन्ड के बगल में जब लोन पेयर होता है तो उस लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। ये किसी ने नहीं समझाया। मैंने देखा यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में इसको डीप में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सिर्फ एक पॉइंट करके लिखवा दिया गया है। एक नोट कर लीजिए कि यदि डबल बॉन्ड के प्रेजेंट में लोन पेयर प्रेजेंट है तो उस लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो रेजोनेंस में होता है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप लोग ये वाला पार्ट जब जिस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा, यदि इसको देख लेंगे तो आप लोगों को मतलब अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो देखे, किसी में भी इस पॉइंट को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया गया है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जो अपना आने वाला वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग हर एक कंजुगेट सिस्टम को अलग से डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सिस्टम में कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो आज का आपका ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे कि हम लोग कल आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।